आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी, अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ सफल जीवन की दिशाधारा लेखक ब्रह्मवर्चस्व पढ़कर सुना रहे थे। आगे सुनाते हैं पारिवारिक सामाजिकता एवं राष्ट्रीयता। साथियों, व्यक्ति और समाज के बीच की कड़ी परिवार है। परिवार वह खदान है जिसके सही होने पर उसमें से नर रत्न निकल सकते हैं और देश को हर दृष्टि से गौरवान्वित कर सकते हैं। समाज का विशाल स्वरूप परिवार की छोटी छोटी इकाइयों का समूह ही है। परिवार एक छोटा समाज एवं राष्ट्र है। उसकी सुव्यवस्था एवं शालीनता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बड़े रूप में संपूर्ण समाज की। परिवार को आत्म विस्तार की छोटी किंतु सशक्त प्रयोगशाला माना जा सकता है। इस छोटे कुटुंब से स्नेह, सद्भाव, सहकार, आत्मीयता का प्रारंभिक पाठ पढ़कर मनुष्य विश्व कुटुंब की ओर बढ़ता है। इस छोटी प्रयोगशाला में उपर्युक्त सारे गुणों का विकास कर मनुष्य आत्मोन्नत के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। यह एक ऐसी पाठशाला है जिसमें उसके प्रत्येक सदस्य को कर्तव्यों एवं सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझने और निभाने की शिक्षा मिलती है। हमें अपने परिवार में सुव्यवस्था रखने में पूरी दिलचस्पी रखनी चाहिए और यथासंभव स्वयं समय देना चाहिए। हर व्यक्ति और हर वस्तु स्वच्छ रहे। प्रत्येक सामान यथा स्थान साफ सुथरा और कायदे से रखा होना चाहिए। टूट फूट सुधारने, मरम्मत करने एवं रंगाई पुताई सुसज्जा की कला घर के सब वयस्कों को आनी चाहिए और छोटे छोटे कामों में बच्चों का सहयोग लेना चाहिए। मित्रों, दिनचर्या बनाकर घर के काम निपटाए जाएं। घर के किसी छोटे बड़े सदस्य का श्रम का अनावश्यक दबाव न पड़े। छोटे बच्चों को खासकर जब वे अपनी छात्रावस्था में हों, उन्हें स्कूल कॉलेज की पढ़ाई तथा सद्गुणी और स्वावलंबी बना देना ही अभिभावकों का कर्तव्य है। जो प्यार, त्याग, उदारता, सहयोग एवं स्नेह के आधार पर एक ही मत है, एक ही भावना को की डोरी से मजबूती के साथ बंधे रहते हैं और जिनमें अनुशासन, शिष्टाचार, सदाचार, नियम एवं मर्यादाओं का यथोचित पालन किया जाता है, उनमें सभी सदस्य सुख शांति के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकने का अवसर पा सकते हैं। मित्रों, जिन परिवारों में रात परिवारों में दिन रात कलह क्लेश और स्वार्थपूर्ण हाय तौबा मची रहती है, वे स्वभावतः पतन की ओर जाएंगे ही। परिवार में सद्ज्ञान की अभिवृद्धि की आवश्यकता पूरी की जानी चाहिए। परिजनों को कूप मंडूक नहीं रहने देना चाहिए। घर में आस्तिकता का वातावरण रहना चाहिए। यहाँ एक देव स्थान अवश्य हो जहाँ सभी सदस्य नमन वंदन करें। घर के सदस्य अपने अपने कामों में ही व्यस्त न रहें, वरन एक दूसरे को सुनने, समझने तथा सहयोग देने की स्थिति में भी रहें। ऐसी परंपराएं पुनः प्रचलित करनी चाहिए। अधिक पढ़े लिखे कम पढ़ो लिखों को पढ़ाएं, साथ खेलें, साथ टहलें, जिसे जो आता है वे दूसरों को सिखाएं। भोजन साथ साथ करें। बीमारी सुख दुख में एक दूसरे का पूरा ध्यान रखें। शिष्ट संबोधन हो। मतभेद और विरोध संघर्ष के अवसर आने पर भी शिष्टाचार का उल्लंघन न होने दिया जाए। अपव्यय किसी को न करने दिया जाए।
स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए चाहे जितना खर्च करो, किंतु विलासिता, अय्याशी और शान शौकत के नाम पर फिजूल खर्ची ना हो। फिजूल खर्ची ना हो। विचार स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए, न किसी पर अवांछनीय प्रतिबंध लगे और न कोई उद्यत उच्छृंखलता बरते, तभी परिवार में सुसंतुलन रह सकता है। परिवार को एक सहयोगी समिति के रूप में विकसित करना चाहिए। बड़े बूढ़े भी खाली बैठना अपना अधिकार एवं सम्मान न समझें। खाली बैठना अपना अधिकार और सम्मान न समझें, वरन सामर्थ्य भर श्रम करते हुए परिवार के विकास में समुचित योगदान करें। उत्तराधिकार में प्रचुर संपदा छोड़ मरना अपने बच्चों का पतन हनन करना है। उन्हें सुयोग्य स्वावलंबी बनाया जाए और अपने परिश्रम की कमाई पर गुजारा करने पर स्वाभिमान अनुभव करने दिया जाए। साथियों, सामाजिकता, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के सहयोग से ही व्यक्तियों को सुखी समुन्नत बनाने का अवसर मिलता है। एकाकी उन्नत अपनी ही क्यों न कर ली जाए, विकृत परिस्थितियों में घिरे समाज में रहकर कोई भी सुख चैन से नहीं रह सकता। हमें अपने को समाज रूपी घड़ी का एक पुर्जा भर मानना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि अपनी गतिविधियां ऐसी रखें जिसमें घड़ी की गतिशीलता ठीक बनी रहे। इसके लिए हमें सामाजिक मर्यादाओं और नागरिक कर्तव्यों का सतर्कतापूर्वक पालन करना चाहिए। दूसरों के साथ वही व्यवहार किया जाए जो हम दूसरों से अपने प्रति किए जाने की अपेक्षा करते हैं। इस कसौटी पर जो भी कार्य खरे उतरे उन्हें नैतिक एवं सामाजिक कहा जा सकता है। हमें किसी के नागरिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। शोषण, दबाव, छल की नीति किसी के प्रति भी न अपनाई जानी चाहिए। अनैतिक और असामाजिक कार्यों के विरोध से संगठित चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। प्रचलित अनेक अनैतिकताओं, कुरीतियों एवं मूढ़ मान्यताओं को निरस्त करने के लिए आंदोलन करते रहा जाए। मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझकर मात्र उपयुक्त व्यक्तियों के पक्ष में ही किया जाए। यह चेतना लोकतंत्र के हर मतदाता में पैदा की जानी चाहिए। साथियों, शिष्टाचार, सद्व्यवहार, मनुष्यता, सामूहिकता और नागरिकता की प्रवृत्तियां सभ्य समाज के लिए प्रत्येक सदस्य को अपनानी चाहिए। व्यक्तिवाद के प्रति उपेक्षा और समूहवाद के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों का समाज ही समुन्नत होता है और उसके सदस्य सुखी रह सकते हैं। व्यक्ति को समाज के प्रति अपने दायित्वों, कर्तव्यों तथा निजी व्यक्तित्व के स्तर को भी साधना संभालना चाहिए। व्यक्ति न तो अकेला रह सकता है और न उसका स्वतंत्र कोई व्यक्तित्व ही हो सकता है। समाज में रहना और समाज में रहकर अपना तथा समाज का विकास करना ही उसकी नियति है और समाज में रहते हुए ही उसका व्यक्तित्व गठित होता है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, पद, मनोरंजन की जो भी सुविधाएं हमें उपलब्ध हैं उसके लिए हम समाज के ऋणी हैं। समाज का सहयोग यदि न मिला होता तो एकांगी रहकर इन विभूतियों को प्राप्त कर सकना कदाचित संभव न होता। इस दशा में प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि दूसरों ने, समाज ने उसके विकास में जो सहयोग दिया है उसका बदला चुकाने के लिए समाज निष्ठा का विकास करें। निरंतर स्वार्थ और लालच की संकीर्णताओं में रहते हुए यदि अमीरी और संपन्नता प्राप्त कर ली भी जाती है तो अहितकारी ही सिद्ध होती है। उससे व्यक्तिगत जीवन में अशांति और सामाजिक जीवन में अस्त व्यस्तता के परिणाम ही पनपते देखे जाते हैं। अतएव आवश्यक है
अतएव आवश्यक है कि अपने साथ रहने वाले स्वजनों के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज के प्रति भी कौटुंबिकता की भावना जगाई जाए और संकीर्णता के दायरे से बाहर निकला जाए। साथियों, आगे इसी क्रम में राष्ट्रीयता। कर्तव्य धर्मों में 3 प्रमुख माने गए हैं: वैयक्तिक धर्म, समाज धर्म और राष्ट्र धर्म। वैयक्तिक धर्म व्यक्ति की सुख सुविधा और विकास हेतु होता है। समाज धर्म में व्यक्ति और समाज की प्रगति की बात सोची जाती है, जबकि राष्ट्र धर्म में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र तीनों की उन्नति निहित होती है। अतः सिर्फ एक राष्ट्र धर्म के पालन से शेष दोनों धर्मों का निर्वाह स्वतः होता रहता है। इसलिए तीनों धर्मों में राष्ट्र धर्म को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया। इसलिए तन, मन, धन, श्रम, साधन, व्यवसाय, विचार, कला, विज्ञान और धर्म अध्यात्म के प्रसार द्वारा राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। करनी चाहिए। उसकी सुख शांति और समृद्धि प्रगति बढ़ाने का निष्ठापूर्वक प्रयास करना, यह राष्ट्र धर्म है। इसे आज का सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। मित्रों, मनुष्य जिस राष्ट्र भूमि की गोद में पलता बढ़ता विकास करता, जिसकी संस्कृत से जीवन को सब संस्कृत बनाता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिसके अनेकानेक उपकारों अनुदानों से अनुग्रहित होता व प्रगति करता है, उस राष्ट्र के प्रति हमारा भी कर्तव्य होता है। कर्तव्य होता है कि उसके उन्नयन विकास की बात सोचें और ऐसी रीत नीति अपनाएं जिसमें सबका हित समाहित हो। तभी हम सच्चे अर्थों में राष्ट्र के उस ऋण से उऋण हो सकते हैं जो जीवन भर हम पर लदते रहते हैं। ऋण किसी प्रकार का हो, उसे चुकाने में ही कुछ कृतज्ञता मानी जाए। मातृभूमि को जननी के समतुल्य माना गया है। जिस दो के हम नागरिक हैं, जिस धरती ने हमें जन्म दिया, साधन सुविधाएं दी और मनुष्य कहलाने योग्य बनाया, वह भूमि निश्चय ही मां कहलाने योग्य है। तभी तो अपने देश को हम भारत माता कहकर पुकारते हैं। मां की मदद यदि शिशु को आरंभ में न मिले तो क्या वह जीवित रह पाएगा? कदाचित रह भी जाए तो वह अनगढ़ और असभ्य होगा। यही बात मातृभूमि के संबंध में भी कही जा सकती है। मनुष्य जिस देश का नागरिक होता है, वहीं उसे प्रथम शिक्षा मिलती है। उसके निर्माण, प्रगति, समृद्धि में उस राष्ट्र की ही साधन संपदा काम आती है और उसी से वह एक सुयोग्य नागरिक बन पाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जननी और जन्मभूमि को दो, जिसके हम नागरिक हैं, एक ही श्रेणी में रखते हुए उन्हें स्वर्ग से भी महान बताया गया है। क्योंकि स्वर्ग में तो सिर्फ आनंद लाभ की प्राप्ति होती है, जबकि माँ और मातृभूमि के समीप रहना स्वयं में आनंददायक तो होता ही है, वह सुयोग्य संतान और नागरिक भी गढ़ती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिन कार्यों से युग धर्म का निर्वाह होता हो, देश प्रगतिशील बनता हो, समाज में एकता, समता, स्नेह, प्रेम की आधारशिला खड़ी होती हो, उन सबको राष्ट्र धर्म माना गया है। हर व्यक्ति को ऐसे कार्यों में संलग्न होकर सेवा धर्म का निर्वाह और राष्ट्र धर्म का परिपालन करना ही चाहिए। इसे आपत्तिकाल का सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ माना गया है। कमाने, खाने और उलझनों को सुलझाने में लोग पूरी जिंदगी ही समाप्त कर देते हैं। ऐसे अवसर किन्हीं विरलों को ही जीवन में आते हैं।
जिनमें जीवन की सार्थकता का सौभाग्य प्राप्त होता हो। मौत हर किसी को आती है, देर सवेर में सभी को मरना पड़ता है। परलोक और परलोक को प्रशस्त करने वाली, यश को अमर बनाने वाली, कर्तव्य पालन के आदर्श संसार के सामने उपस्थित करने वाली मौत किसी भाग्यवान को ही मिलती है। साथियों, जिनके नाम शहीदों की स्वर्णिम पंक्तियों में इतिहासकारों ने लिखे हैं, जिन्हें पढ़ते समय हर भावनाशील अंतःकरण में ये विचार उठते हैं कि काश हमें भी ऐसा अवसर मिला होता तो मनुष्य शरीर धारण करना धन्य हो जाता। सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता का लाभ तभी है जब हम प्रत्येक दिशा में विकास की समुचित व्यवस्था जुटाएं। प्रसन्नता की बात है कि उस दिशा में कुछ प्रयत्न भी हो भी रहे हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि औद्योगिक विकास से खूब अच्छी वस्तुओं के उत्पादन की व्यवस्था होने लगे, कृषि में विकास हो, उपज बढ़े, स्वास्थ्य और आरोग्य के साधन बढ़ें, वैज्ञानिक शोधों में हिस्सा लें। साथ ही एक बात इनसे भी आवश्यक है और वह राष्ट्र के चरित्र उत्थान की। भौतिक समृद्धि के साथ नैतिकता का अवगाहन न किया जाए तो यह स्थिति हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। भौतिक समृद्धि के साथ नैतिकता का अवगाहन न किया गया तो वह स्थिति हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। व्यक्ति से ही समाज बनता है। जिस समाज के लोग परिश्रमी, ईमानदार, सत्यनिष्ठ एवं आदर्श प्रिय होंगे वह अपने आप उत्तरोत्तर उन्नत होता चला जाएगा और राष्ट्र के विकास का वातावरण निखरता हुआ चला जाएगा। समाज एवं राष्ट्र के हित में व्यक्ति का हित भी सुरक्षित है। समाज शास्त्र का यह सिद्धांत 100% सही है। उतना ही सच यह भी है कि व्यक्तिगत स्वार्थों के समक्ष सामूहिक एवं राष्ट्रीय हितों को बलि देने वाले समाज का अधःपतन सुनिश्चित है। ऐसा राष्ट्र समाज जहां सहानुभूति के पूर्ण हृदयों की गंगा बह रही हो, ऐसा राष्ट्र समाज जहां सहानुभूति के पूर्ण हृदयों की गंगा बह रही हो, वहाँ का मानव जीवन कभी बंजर नहीं हो सकता। प्रेम और दया के उच्च स्तरीय वातावरण में राष्ट्र फलते फूलते हैं। हमारे लिए तो यह समय इतिहास है। हमारे लिए तो वह समय इतिहास है। भारत का अतीत सौजन्यता, दया और प्रेम के प्रतिकृति रहा है। भारत का अतीत सौजन्यता, दया और प्रेम की प्रतिकृति रहा है। इसी से वहां का राष्ट्रीय जीवन भी खुशहाल रहा। आज की परिस्थितियों में उन शक्तियों का अवतरण पुनः संभाव्य है जो पहले थी और विकास तथा विश्व शांति के लिए अब जिनकी सर्वोच्च आवश्यकता है। साथियों, दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। ओम शांति।